नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। अनिश्चितता से भरे हुए खेल क्रिकेट में जितना मजबूत पक्ष बल्लेबाजी का होता है, उससे दमदार होनी चाहिए फील्डिंग। धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी पर गेंद लपककर ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सकता है। इन दिनों एमपी में कांग्रेस की रणनीति क्रिकेट से ही मुतासिर है क्या वजह है कि कांग्रेस कोई मुद्दा हाथ से नहीं जाने दे रही? और खास बात यह है कि अलग अलग मुद्दों पर अलग तरफ से घेराबंदी की जा रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को प्रभावित करने वाला रेत के अवैध उत्खनन का मुद्दा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने उठाया है और सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखने के साथ सरकार को चेताया है कि अगर 48 घंटे में भिंड में अवैध उत्खनन नहीं रोका तो वे 15 अगस्त को सत्याग्रह करेंगे। हालांकि खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी दो टूक अंदाज में कहा है कि सारे टेंडर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौर के ही हैं। अवैध उत्खनन तो कांग्रेस की सरकार में अब से कहीं ज्यादा था। तब गोविंद सिंह ने अपनी ही सरकार को क्यों नहीं चेताया? इधर पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ने महंगी शराब के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बृजेंद्र सिंह का आरोप है कि एमआरपी से ऊंची दर पर बिक रही है शराब। तो बेरोजगारी, रेत का अवैध उत्खनन और महंगी शराब से भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की यह घेराबंदी क्या चुनावी है? अलग अलग मोर्चे से अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रही कांग्रेस की रणनीति क्या है आखिर? जवाब तो देना होगा। भोपाल में जिस समय पूर्व मंत्री गोविंद सिंह भिंड में रेत के अवैध उत्खनन को मुद्दा बनाते शिवराज सरकार को चिट्ठी लिखने के साथ 15 अगस्त को सत्याग्रह की चेतावनी सरकार को दे रहे थे, ठीक उसी समय पीसीसी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने शराब को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पहले गोविंद सिंह को सुनिए, जो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुका तो स्वाधीनता दिवस पर सत्याग्रह होगा। एक दिन में 1000 से अधिक ट्रक ट्रॉली से अवैध उत्खनन उत्तर प्रदेश को होकर रेत जा रही है। एक दिन में 50 से 60 लाख रुपए की रेत की चोरी हो रही है। और मैंने उसके बाद मुख्यमंत्री जी को मई में पत्र लिखा है, जुलाई में पत्र लिखे और आज भी मैं उनको पत्र भेज रहा हूँ कि अगर अब अवैध उत्खनन नहीं रोका गया तत्काल 2-3 दिन के अंदर तो मैं 15 अगस्त के दिन भिंड जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए रास्ते पर सत्याग्रह करते हुए दिन भर का जिला मुख्यालय पर उपवास करूंगा। हालांकि खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भी गोविंद सिंह के सत्याग्रह पर दो टूक जवाब दिया कि टेंडर तो कांग्रेस की सरकार में ही हुए थे और अवैध उत्खनन तो कांग्रेस की सरकार में भी भरपूर हुआ, तब गोविंद सिंह की नाराजगी क्यों सुनाई नहीं दी? बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वो टास्क फोर्स गठित करेंगे और अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह जी की बात है तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या उनके समय में यह उत्खनन बंद था? क्या उस समय कभी बात नहीं उठाई गई उनके द्वारा? आज क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि ये टेंडर या जो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये तो उन्हीं के समय पे हुए थे और उन्हीं के समय से ये सब चीजें चालू हो गई। इधर पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने प्रदेश में एमआरपी से भी ऊंचे दामों पर शराब बिकने का आरोप लगाया है और सरकार से सूची मांगी है कि जो लोग महंगी शराब के नाम पर जनता को लूट रहे हैं उनके खिलाफ अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। 70 रुपए की जो शराब की बोतल है वो 100 रुपए में जा रही है, 90 रुपए की 100 रुपए में जा रही है, 180 रुपए वाली 300 रुपए में जा रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत सारे जागरूक जो लोग हैं मध्य प्रदेश के उन लोगों ने दी है, ऑडियो वीडियो दिए हैं जो आज आप लोगों ने देखे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का हम सबका मकसद ये है कि मध्य प्रदेश के जो राजस्व की हानि हो रही है जिससे विकास भी रुकता है और गरीब आदमी की योजनाएं रुकती हैं वो निरंतर संचालित होती रहें। तो बेरोजगारी, अवैध उत्खनन, महंगी शराब, इन मुद्दों के साथ सरकार की घेराबंदी कर रही कांग्रेस लगातार हमलावर होकर सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है क्या? लगातार कांग्रेस विधायकों के दल बदल और उपचुनाव की बढ़ती सीटों के बाद ये रणनीति क्या कांग्रेस का खोया आत्मविश्वास पाने के लिए है या शिवराज सरकार को ये बताने कि विपक्ष हर मोर्चे पर मुस्तैद है? ये दांव क्या है आखिर? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
ये घेराबंदी है सरकार की। कांग्रेस एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तरफ से घेराबंदी कर रही है। बल्कि जो मुद्दा भी इस वक्त कांग्रेस के हाथ में आ रहा है उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस, और हर मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस की इस वक्त नजर आती है। चाहे बेरोजगारी का मसला हो या फिर अवैध उत्खनन का मसला हो या फिर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब की बिक्री का, ये तीनों मसले सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है इस वक्त कांग्रेस। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद गोटिया जी, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो विनोद गोटिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, चूंकि दो मसलों पर खास तौर से कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। पहला यह कि एमआरपी से कहीं ज्यादा दाम पर शराब आपकी सरकार बेच रही है, बेहद गंभीर आरोप है। दूसरा जो आरोप है कि अवैध उत्खनन भिंड और आसपास के जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर बदस्तूर चल रहा है, आप लोग रोक नहीं रहे हैं। विनोद गोटिया जी। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला देना चाहता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उमंग सिंगार जी, विधायक भी हैं, और उनने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो खनिज माफिया का काम कर रहे हैं। ये शायद याद होगा कांग्रेस के लोगों को, भूल गए हों तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ उसकी एक बार पुनः स्मृति करा रहा हूं। दूसरा, गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं चाह के भी अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहा हूं क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है। प्रश्न ये है कि गोविंद सिंह जी आज जब बात कर रहे हैं तो उनको पहले ये बताना चाहिए कि जब उनने कहा था कि पैसा ऊपर तक जाता है तो कमलनाथ जी तक जाता था या दिल्ली में उनके आदरणीय नेताओं के पास तक जाता था, थोड़ा ये जरूर वो स्पष्ट करें। जो खनन की नीति बनी है मध्य प्रदेश में, जो टेंडर हुए थे वो कांग्रेस सरकार के समय में हुए, और ऐसा कहा जाता है कि पैसों के लेन देन की गड़बड़ी के कारण ही सारा मामला बिगड़ा और पूरे प्रदेश के अंदर जो खनन की आज स्थिति है वो बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, आप मीडिया के क्लिप्स निकाल के देख लीजिए कितनी जगह अवैध उत्खनन पकड़ने का काम किया है और लोगों को रोकने का काम लगातार प्रशासन कर रहा है। सरकार नई खनन नीति के संदर्भ में भी तेजी से विचार कर रही है, एक टास्क फोर्स बनाने की जैसी बात हमारे माननीय मंत्री जी ने कही है, और इसलिए ये आपको ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं और क्या वस्तु स्थिति है। जहां तक शराब का मामला है, तो अगर आपने नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। राठौर साहब ने बड़ी साफ गोई के साथ कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं जिनके क्लिप्स आपने देखे हैं। वो लोग कौन हैं, उनकी प्रामाणिकता क्या है, कैसे राठौर साहब के संपर्क में वो आए हैं, इन सब चीजों में नहीं गए हैं। वो सिर्फ उनने दो चार चीजों के रेट बता दिए कि इतने की इतने में मिल रही है, इतने की इतने में मिल रही है, और वो भी मैं नहीं कह रहा हूं। जवाबदार व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो पूरी ताकत से कहें कि हाँ मैं कह रहा हूं इस जगह पे बिक रहा है, तब ये बात मानी जाएगी। अगर जनता के बीच से अगर आम लोग ये बात करें तो फिर तो इसका वजन और बढ़ जाता है ना गोटिया साहब। कौन से लोग हैं वो? कांग्रेस तो कूट रचना में सिद्धस्त है। आप देख रहे हो जीतू पटवारी ने क्या किया है। प्रधानमंत्री के हाथ में जो व्यक्ति चित्र में छेड़खानी करके और इस तरह की परिस्थितियां बना सकते हैं, वो कहीं से दो चार क्लिप अपने कार्यकर्ताओं से, आईटी सेल के लोगों से बनवा लाए होंगे। मेरा कहना, जिम्मेदारी लेना राठौर साहब और कहे कि हाँ मैं कह रहा हूं। वो कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहे ना कि हाँ मैं कह रहा हूं। जी ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अवैध उत्खनन की बात हो या शराब की, दोनों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले अवैध उत्खनन बहुत साफ है। गोविंद सिंह जो बात आज कह रहे हैं वो कमलनाथ सरकार में भी उन्होंने दोहराई थी कि अवैध उत्खनन चल रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। यही बात गोटिया साहब भी दोहरा रहे हैं, और वैसे दिग्विजय सिंह के मद्देनजर उमंग सिंगार ने और भी बातें कही थी, केवल इस मद्देनजर नहीं कही थी। सवाल यह कि तब कांग्रेस क्या कर रही थी, आपकी सरकार थी, तब आपने वो अवैध उत्खनन क्यों नहीं रोका? ये 15 साल तक इस प्रदेश को अवैध उत्खनन में जिन लोगों ने नोच कर खाया, उसी के बाद इनकी सरकार जनता ने खारिज की, इनको बाहर किया, सत्ता से लोगों ने, जनता ने बाहर किया,
और वही जो परंपरा थी, तभी तो नई आज खनिज नीति बनी है और नई शराब नीति बनी। तो ये शराब नीति को आज क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो कांग्रेस की नीति है। इनने तो आते ही कहा था कि हटाओ सबको, आते ही इन्होंने कहा था कि जो है किसी को ठेका नहीं दिया जाएगा, पुरानी पार्टियां हम वापस लाएंगे। मुख्यमंत्री के बयान है, मैं भी स्मरण दिला रहा हूं इनको कि अपने मुख्यमंत्री के बयान पढ़ें जरा। उन्होंने कहा था कि मैं तो पुरानी पार्टियों को वापस लाऊंगा रेत के धंधे में। कहां पर पुरानी पार्टियों को लाए हैं जरा बताएं। और उसके बाद जो है ये धंधे फिर से चालू हो गए। ये प्रदेश पहले भी जानता था, 15 साल से जानता प्रदेश। क्या लोगों को नहीं मालूम कि एक आईपीएस ऑफिसर को कैसे कुचल के मार डाला गया था इस प्रदेश में और उसकी भूपेंद्र गुप्ता जी, जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया। गोविंद सिंह के जरिए जब सवाल उठाया गया था अवैध उत्खनन पर, उस पर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए थे? दूसरी बात जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ये सारे ठेके कांग्रेस के कार्यकाल के हैं। समझ रखिए आप सुनने की पहले थोड़ी सी पेशेंस रखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं और उसमें सब उत्तर आ जाएंगे। जब जो है बात गोविंद सिंह जी ने उठाई थी, उसके बाद वहां पर जो एक्शन हुए, और आज जब बात उठाई गई है भिंड में क्या एक्शन हुए, दतिया में क्या एक्शन हुए, ये सारे के सारे आप देख लीजिए। पूरा स्टाफ बदलना पड़ा इनको कि नहीं बदलना पड़ा? किसने बदला अभी? आज पूरे प्रदेश में ये तो ट्रांसफर उद्योग की भी बात करते थे। आज विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में चल रहा है। आज जो है यहाँ पर आप हर रोज अस्पताल से ट्रांसफर हो रहे हैं। ये तो गोटिया जी को भी मालूम है, अंदर अंदर ये भी जो है दुखी हैं, मगर ये बोलेंगे थोड़ी आज, क्योंकि ये कैमरे पे खड़े बैठे हुए हैं। हम इनकी परेशानी समझते हैं, लेकिन ये हो रहा है आज प्रदेश में। और अभी ऑडियो चल रहे हैं रायसेन के, आप देख लीजिए वो किनके रिश्तेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। आज जो अनाचार चल रहा है मध्य प्रदेश में, आप वो तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष एसडीएम की नकली सीलें बनाकर जो है अनुमतियां बांट रहा है। ये तो इन्हीं ने पकड़ा है ना, हमने थोड़ी पकड़ा है। ये कांड जब चल रहा है प्रदेश के अंदर, जब इतनी अराजकता चल रही है, तब ये सवाल खड़े के जवाब देने की बजाय सवाल खड़े कर रहे हैं। इनके पास उत्तर नहीं है इसका। ये उत्तर दें जो सवाल हमने खड़े किए हैं, उसके बाद हमसे भी उत्तर मांगे। हमने तो 15 महीने सरकार चलाई है, हमारा तो जो है अब हम तो ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। इन्होंने धोखे से जो है जनमत खरीद के बहुमत बनाया। कोई इन्हें जनता ने बिठाया क्या कुर्सी पर? ये चीजें, सारी चीजें सार्वजनिक डोमेन में है और इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ये नई खनिज नीति क्यों बनी? इसीलिए बनी, हमने बनाई है नीति। और उस नीति को आते ही पहले दिन पहला बयान है मुख्यमंत्री जी का कि कोई पुराने लोगों को हम काम देंगे। ये आपने बयान दिया है। वो अभी कह रहे हैं कि साहब इन्हीं के ठेके हैं, इन्हीं का फलाना है। आपने आते ही कहा कि ये शराब। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास भूपेंद्र गुप्ता जी। ठीक है, आपने जो बात कही उस पर जवाब लूंगा मैं विनोद गोटिया जी से। शिव अनुराग पठेरिया जी, ये मोर्चेबंदी उपचुनाव से पहले की मोर्चेबंदी है या फिर हम ये कहें कि ये खालिस सियासी है? जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस वक्त, चाहे बीजेपी उठा रही हो या फिर कांग्रेस। जी, वास्तव में कहा जाए अर्धसत्य इस सब चीजों के बीच में है। इसमें राजनीति भी है, उपचुनाव भी है और सियासत भी है। और रेत का जहां तक धंधा कहा जाए, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। खुद गोविंद सिंह के 2 बयान पब्लिक के डोमेन में है। जब वो खुद सरकार में थे तब उन्होंने कहा था कि ऊपर तक पैसा जाता, भैया ऊपर कहां तक जाता है, कौन ले जाता है, ये उनको तब भी बताना चाहिए, तब उन्होंने नहीं बताया था। अब आरोप लगाया निश्चित तौर पर भिंड, मुरैना, छतरपुर, पन्ना और रायसेन, सीहोर, इन जिलों में काफी रेत का अवैध उत्खनन होता है। रेत को रेती भी कहते हैं और रेती के बादशाह जो होते हैं इसको सोना भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है, होशंगाबाद भी जोड़ दिया सर, हरदा भी जोड़ दिया, और हरदा भी जोड़ दिया मैंने आपके कहने से, मतलब हरदा भी जोड़ रहा हूं। और जब कमल पटेल सरकार में नहीं थे तब उन्होंने हरदा में भी आरोप लगाया था। तो मुझे लगता है राजनीति और रेत और शराब एक दूसरे से कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्था होते चले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तेरा ठेकेदार या मेरा ठेकेदार, तेरे साथ या मेरे साथ। कमलनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी बहुत दिनों बाद, कभी मिले थे जर्नलिस्टों के साथ में मिंटो हॉल में। तो उन्होंने खुद, जब जिस टेबल पर मैं बैठा था तब एक सवाल मैंने किया था कि क्या कारण है कि आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के लोग रेत के धंधे में हैं। तो बोले पहले बीजेपी के लोग थे, अब कांग्रेस के लोग आ गए। उनकी साफ गोई को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन सरकार को जब मालूम होता है कि रेत के धंधे में राजनीतिक लोग आते हैं तो उनको रोकना चाहिए एक प्रशासक को। और अगर आज भी रोकने की कोशिश नहीं हुई तो ये सवाल मैं फिर सरकार के लिए कहूंगा
कि सरकारों का काम मैक्सिमाइज टैक्सेशन करना है, लोगों को सस्ती चीजें देना है, लेकिन रेत उसी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में रच बस गई है जिस तरह से तेंदुपत्ता एक जमाने में रचा बसा था, जिस तरह से टोल टैक्स से एक दूसरे रचे बसे थे। मुझे लगता है इस माफियाकरण को, चीजों को रोकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये। विनोद कोठिया साहब, ठीक है, हमने सुना भी मंत्री जी को, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को, वो कह रहे हैं कि ये टेंडर कांग्रेस के कार्यकाल के हैं, वही टेंडर आगे चल रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने टेंडर दिए थे, लेकिन अवैध उत्खनन का टेंडर थोड़ी पिछली सरकार ने दिया था। अवैध उत्खनन कौन रोकेगा? सरकार आपकी है। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं भूपेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भूपेंद्र जी जो मेरी पिछली 15 वर्ष की सरकार की बात कर रहे थे, भूपेंद्र जी जब आप सरकार छोड़ के गए थे 2003 में, तो 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व बजट आता था इस मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हमने खनिज माफिया को काम करने दिया होता तो 20,000 करोड़ का राजस्व बढ़ के 1,20,000 करोड़ पर नहीं पहुंचता। ये आपकी कल्पना के बाहर चीज है कि जो चीज आप 20,000 करोड़ पे छोड़ के गए थे सालाना बजट मध्य प्रदेश का, वो हमने 1,20,000 करोड़ पे पहुंचाने का काम किया था। और उसका मूल कारण यह है कि हमने सख्ती के साथ जितने तरह के माफिया इस प्रदेश में काम करते थे सबको रोका और सरकार के खजाने में पैसा आना शुरू हुआ। उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में विकास की इतनी बड़ी इबारत पिछले 15 वर्षों में हम लिख सके। अब जहां तक आज जो नई बात है, तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम उसके लिए टास्क फोर्स भी बना रहे हैं और कहां गड़बड़ी हो रही है ये विपक्ष का काम है, ये ध्यान में लाए। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई मुरव्वत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। सिर्फ आरोप लगा देने के लिए कि हम 15 अगस्त को बैठ जाएंगे, तो ये खोखली राजनीति है। राजनीति करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। उनका स्वागत है, वो बैठे सत्याग्रह करें, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर झूठे आरोप न लगाएं। जो लोग अपनी सरकार पे, अपने नेताओं पे पैसा लेने का आरोप लगाते रहे, वो भाजपा पे आरोप नहीं लगा सकते। ये कहां लिखा है? गोविंद सिंह जी ने तो कहा था कि मेरी पार्टी के ऊपर के नेताओं को जाता है, तो जब वो अपनी पार्टी पे आरोप लगाने से नहीं चूके, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे तो स्वाभाविक है कि वो आरोप लगाएंगे। ठीक है विनोद जी, वक्त कम है। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये अवैध खनन और शराब बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं, लेकिन शराब पर ही एक सवाल इसलिए भी कांग्रेस सरकार पर उठेगा, जब आप सरकार में थे आपने शराब दुकान के साथ एक उप शराब दुकान खोलने की अनुमति दी थी, वो उसे आप क्या कहेंगे? पहले जो है ये समझ लें कि हमने शराब नीति क्या बनाई। मध्य प्रदेश सरकार जो है शराब माफिया के साथ मिलके इनकी 10% हर साल जो है दुकानों की रेट में ग्रोथ होती थी, उसको हम जो है 20% पे लाए सीधे स्ट्रेट अवे, और हमने जो है डबल किया रेवेन्यू को। उसके बाद हम 25% पर लाए और 25% पर लाकर हमने उसका नियमन किया, उसको रेगुलराइज किया उसको, और सारे लोगों ने 80% लोगों ने टेंडर को स्वीकार किया और उसमें जो है असाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया उस पे। तो ये हमारा ये काम था। दूसरी चीज आपने कहा कि ये खोल दो वो खोल दो, तो ये खोल दो वो खोल दो, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। क्या जो है शिवराज सिंह जी ने रात के 12 बजे तक दुकानें नहीं खुलवाई थी? क्या शिवराज सिंह जी ने हाथ नहीं खुलवाए थे? क्या पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में बोर्ड नहीं लगे रहते थे कि पीने की उत्तम व्यवस्था? ये सारी चीजें जो है ये प्रशासनिक उनका हिस्सा है, ये नीति का हिस्सा नहीं है। सरकार नीति बनाती है, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। हमारी सरकार में भी हो सकती हैं, इनकी सरकार में भी हो सकती, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। अगर कोई जो है एग्जीक्यूशन में कहीं पर गलती हो रही है, कमी हो रही है, तो इसमें कोई जो है आप अमृत चखते थोड़ी आए हो कि जो शिवराज सिंह जी कर रहे हैं वो सब चीज परफेक्ट है, या जो हम कर रहे थे सारी चीज परफेक्ट है। समझ गया, ठीक है, शराब तो समझ गया, लेकिन उमंग सिंगार का फिर जिक्र कर लेते हैं। उमंग सिंगार की बात पर आप भरोसा नहीं करेंगे क्या? आपके मंत्री थे, आपकी सरकार में मंत्री थे, गोविंद सिंह आपके मंत्री थे, जो अवैध उत्खनन का अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी ही सरकार में अवैध उत्खनन हो रहा है। दिग्विजय सिंह पर सीधा आरोप उमंग सिंगार लगा रहे थे। न केवल अवैध उत्खनन का, ट्रांसफर पोस्टिंग का आपने जिक्र किया था, वो आरोप भी दिग्विजय सिंह पर ही लगा था। भूपेंद्र जी,
आपको ये बता दूं, आप जो कह रहे हैं वो आप कम जो है शब्दों में अपने से थोड़ा शब्दों में वक्त कह रहे कम हैं। है, जी। उन्होंने ऐसा कोई आरोप पॉलिटिकल लगाया था, और आज सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आज पॉलिटिकल आरोप क्या बिश्नोई जी नहीं लगा रहे हैं? गोटिया जी के पड़ोसी हैं, बताएं। आज बिश्नोई जी ने आज ही बत्ती दी है एजुकेशन सिस्टम पर, और आज ही जो है कोविड पर और सब पर। आपको ये हर सरकारों के अंदर ये ठीक है। मीडिया के ऊपर भूपेंद्र जी आप जैसा व्यक्ति गलत बयानी करे, ये ठीक बात नहीं। आप बताएं, कोई आरोप किसी तरह मीडिया के ऊपर नहीं लगाया है। तो वक्त की कमी है, आप दोनों को रोकूंगा। आखिरी बहुत कम शब्दों में, 2 लाइन में, शिव अनुराग पटेरिया जी, सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार आए जाए, अवैध उत्खनन चलता रहेगा, यानी कि ये व्यवस्थाएं बदलने वाली नहीं है। समय समय पर जब जरूरत होगी इन मुद्दों का इस्तेमाल सियासत के लिए जरूर किया जाएगा। पटेरिया जी देखिए प्रसाद जी, सबसे जी देखिए प्रधान जी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस सिरे से उससे सब सरीके जुर्म है। राजनीतिक दल इससे मुक्त नहीं है, और हिंदुस्तान की जो चुनावी राजनीति में पैसा यहीं से आता है, रेत से आता है, शराब से आता है। कौन लेता है, कम लेता है, ज्यादा लेता है, ये अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है सियासत में जब तक धन का उपयोग कम नहीं होगा तब तक ऐसी चीजें बंद नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीजें आगे बनी रहेंगी, सियासत के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे लोग, और ऐसे टेंडर होते रहेंगे। यानी कि जो सरकार आएगी वो अपने लोगों को रेत के टेंडर देगी, रेत के कारोबार में लगाएगी। जैसा कि पटेरिया जी जिक्र भी कर रहे थे, एक सवाल के जवाब में उन्हें ये जवाब मिला था। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, विनोद गोटिया जी, शिव अनुराग पटेरिया जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।